बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर था, एंड हो गया चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 जो डेटाबेस का, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा लेक्चर था लास्ट, उसमें डाटा इंटीग्रिटी पढ़ी थी हमने, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो डाटा इंटीग्रिटी जो होता है, क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी इज़ द रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसकी करेक्टनेस को और कंसिस्टेंसी को रेफ़र कर रहा होता है। डाटा इंटीग्रिटी इज refers to correctness and consistency of data structure। ये हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक से काम करे। करेक्टनेस का मतलब ठीक से, कंसिस्टेंसी सेम आउटपुट कंसिस्टेंट वे से मिला के दें। तो डाटा इंटीग्रिटी इज द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटाबेस, इससे मुराद होता है। और हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इट इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। ये डाटा प्रोटेक्शन भी है, ये हमारा डाटा प्रोटेक्ट करना भी डाटा आ जाता है। जब हम इसको ब्रॉडर सेंस ऑफ व्यू में देखते हैं, तो जब डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी मीन प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड पर्सन से डाटा प्रोटेक्ट करना मीन सिक्योरिटी। और जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वाइल इंटीग्रिटी रेफर्स टू करेक्टनेस ऑफ डाटा। करेक्टनेस ऑफ डाटा से क्या मुराद? मतलब स्टूडेंट्स के डेटाबेस ठीक से काम करे हमारा, उसके लिए सम कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होती हैं। वो कंडीशंस, वो रूल्स जो डेटाबेस के ऊपर लगाए जाती हैं सो डैट आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट ठीक से काम करे, उन रूल को वायोलेट ना किया जाए। अगर उन रूल को वायोलेट किया जाए तो एरर मैसेज आ जाए। तो डाटा इंटीग्रिटी में हम कंडीशंस लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं डाटा के ऊपर, डाटा फील्ड्स के ऊपर। डाटा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली कंसिस्टेंट वे से काम करने के लिए तो कंडीशंस या रूल्स होते हैं हमारे पास। उनमें से हम कुछ दो रूल्स पढ़ेंगे, उनको कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। डैट इज़ वन इज़ एंटिटी इंटीग्रिटी एंड अदर वन इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो पहले एंटिटी इंटीग्रिटी को देखते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मतलब कंडीशन या रूल्स हैं। डाटा इंटीग्रिटी जब ठीक में करेक्ट काम करना है डेटाबेस, तो हमें कुछ कंडीशंस लगाना पड़ती है। उनमें से पहली है एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी इज़ constraint ऑन पीके। पीके पता है ना क्या है? प्राइमरी की।
तो ये प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट है, मतलब प्राइमरी की के ऊपर कंडीशन है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी इज द कंस्ट्रेंट, इज द कंडीशन, यहाँ रूल्स अप्लाइज ऑन दी प्राइमरी की, कि हमारी जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की फील्ड जो कि यूनिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स रखती है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। वो जो प्राइमरी की है उसके ऊपर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे बात करें आपकी, तो रोल नंबर इज़ योर प्राइमरी की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में और आपके मेरा कोई रोल नंबर ही नहीं है, प्राइमरी की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होती है। तो ये कंडीशन है प्राइमरी की पे कि प्राइमरी की नल ना हो। तो इट स्टेट दैट प्राइमरी की हैज़ नो नल वैल्यू, कि प्राइमरी की कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की तमाम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो पहली एंटिटी इंटीग्रिटी, ये आपको एमसीक्यूज आ जाता है। एमसीक्यूज क्या आता है? एमसीक्यू आता है एंटिटी इंटीग्रिटी इज constraint ऑन। एंटिटी इंटीग्रिटी इज द कंस्ट्रेंट ऑन, किसके ऊपर होती है जी एंटिटी इंटीग्रिटी? तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी की। तो इसके पहली ऑप्शन सेकेंडरी की, नेक्स्ट ऑप्शन प्राइमरी की, सी ऑप्शन फॉरेन की, एंड डेल्टा ऑप्शन ऑल। तो एंटिटी इंटीग्रिटी इज कंस्ट्रेंट ऑन, किसके ऊपर कंस्ट्रेंट होती है हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी? तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन, दैट इज प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट होती है हमारी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। उसके अलावा और एमसीक्यूज जो बन सकते हैं इसमें से फॉर एग्जांपल एंटिटी इंटीग्रिटी states that value of secondary key not be a null value। एंटिटी इंटीग्रिटी कहती है कि जो सेकेंडरी की है उसकी वैल्यू नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसकी ऑप्शन अल्फा ऑप्शन मीन ट्रू, फॉल्स, नन। कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है या कुछ भी नहीं है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट दैट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी की नोट बी ऑफ नल वैल्यू। इस स्टेटमेंट का मतलब है जो एंटिटी इंटीग्रिटी है उसका मतलब कि जो सेकेंडरी की है उसकी वैल्यू नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या ये ठीक है? तो नहीं, यही अभी हम डिफाइन करें कि वो प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट है। तो ये स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत है। तो ये पहली हमने जो कंस्ट्रेंट पढ़ी डाटा इंटीग्रिटी की एंटिटी, और दूसरी होती है जी, दूसरी की तरफ आते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज बनते थे वो देखें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की। एंटिटी प्राइमरी की पे थी या फॉरेन की पे है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द constraint on फॉरेन की। तो ये फॉरेन की के ऊपर कंस्ट्रेंट है। और क्या है कंस्ट्रेंट? मतलब कंस्ट्रेंटमेंट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कंडीशन है, इट स्टेट्स दैट all the values of foreign key must be matched with primary key और null। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बता रही है, कहती है कि जो फ़ॉरेन की है हमारी, उस फ़ॉरेन की तमाम वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से, यहाँ पे नल हो जानी चाहिए, मतलब कोई वैल्यू ना हो, नल हो। अब फ़ॉरेन की का आपको पता है, याद होगा चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ कीज़। फ़ॉरेन की इज़ अ की जो कि एक टेबल की प्राइमरी की, मोस्टली एक टेबल की जो कि प्राइमरी होती है दूसरे टेबल में शामिल की जाती है, तो उन दोनों में रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ऐसी की जो एक टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में शामिल कर दी गई है, वो उस टेबल में जाके फ़ॉरेन की कहलाएगी। तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है कि वो जो फ़ॉरेन की है वो फ़ॉरेन की डिपेंडेंट टेबल के अंदर होती है। अब ये एमसीक्यूज़ भी करते हैं। तो फ़ॉरेन की वैल्यू सारी की सारी मैच होनी चाहिए प्राइमरी की पे। तो ये पहली कंडीशन, एंटिटी के तमाम वैल्यू नल, कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए एंटिटी प्राइमरी की। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में सेकंड फ़ॉरेन की पर है कि वो उसकी तमाम वैल्यू मैच करे प्राइमरी की से, यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाए, नल हो जाए, मतलब ज़ीरो नहीं नल हो जाए, तो नल हो जाए। तो ये दो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट थी। तो इसी तरह से आपको अगर इसमें एमसीक्यूज़ देखें तो आ जाएगा कि रेफरेंशियल कीज़ कंस्ट्रेंट ऑन, तो आपको पता है रेफरेंशियल की किसके ऊपर है? रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट होती है हमारी सेकेंडरी की के ऊपर, सही है। और नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मलाइजेशन। ये हमारी इंटीग्रिटी की दो कंस्ट्रेंट थी, ये सेकंड। अब न्यू नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 3 में नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इस चैप्टर में इन डिटेल नॉर्मलाइजेशन को ही हमने डिस्कस करना है। तो नॉर्मलाइजेशन को पहले डिफाइन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज डिफाइंड एज टू convert a complex data structure into simple and stable data structure। तो नॉर्मलाइजेशन से मुराद हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल में और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में चेंज करना। मतलब जब आप लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं क्या हमारा डाटा बेस जो है वो करेक्ट काम कर रहा है, जहाँ से आपको रिकॉर्ड ला के देना है या जहाँ पर जाके रिकॉर्ड को स्टोर करना है, क्या वो एक उसी स्पेसिफिक एंटिटी को, रिकॉर्ड को सर्च कर रहा है या वहाँ पर डाटा अपडेट कर रहा है या नहीं, तो वो ठीक से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं,
तो इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में हम चेंज कर रहे हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं, हमारी बुक में 3 डिस्कस किए, हम 3 पढ़ेंगे। वो 3 स्टेप्स को हम देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे भी। पहले हम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखते हैं, अगर उसमें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। अगर उनमें वो प्रॉब्लम्स आया तो वो ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद पहली नॉर्मलाइजेशन शुरू होगी। जब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म आप देखेंगे, उसके रूल्स के मुताबिक हम अपना टेबल देखेंगे, अगर ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है वो सही करेंगे, नहीं ठीक तो वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। उसके बाद सेकंड नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अगर वो जो सेकंड नॉर्मलाइजेशन में हमने टेबल के अंदर प्रॉब्लम्स देखनी है वो हैं तो वो ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी तो तीसरी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। फिर तीसरी नॉर्मलाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखनी है, अगर है तो वो ख़त्म करेंगे। हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हम कहेंगे हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सिंपल है और स्टेबल है, मतलब ठीक से काम कर रहा है। जहाँ से आपको डाटा चाहिए वो वहीं से ही आपको डाटा ला के और वही डाटा ला के देगा, इसका ये मतलब है। तो नॉर्मलाइजेशन सिंपल करके हम समझेंगे, बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है वो जब हम पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करेंगे, होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये शॉर्ट के तौर पर अभी तक जो हमने किया डाटा इंटीग्रिटी, उसके टाइप्स, एमसीक्यूज उसमें से बन सकते हैं वो हमने देख लिए। फिर एंटिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी आज साथ में डिफ़ाइन करेंगे। आपको शॉर्ट आ जाता है डिफाइन डाटा इंटीग्रिटी, तो आप सिर्फ इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, डाटा इंटीग्रिटी, एंटिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दोनों को साथ में डिफ़ाइन कर देंगे। और अगर एक एक अलग आ जाती है तो उसको डिफ़ाइन कर देंगे। एमसीक्यूज आ गया तो वो, तो नॉर्मलाइजेशन, तो इसके थ्री फॉर्म ऑफ normalizations are performed। हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में 3 तक है, अदरवाइज 4 नॉर्मल फॉर्म होती हैं, तो 3 टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म हम करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी आप प्रिपेयर करनी है, नॉर्मलाइजेशन इन डिफाइंस। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने इंट्रोडक्शन किया चैप्टर नंबर 4 का, एंटिटी इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी और उसकी टाइप्स एंड नॉर्मलाइजेशन को हमने डिस्कस किया। इसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जूम लाइव डिस्कशन की जो टाइमिंग है उसके अंदर आके आप लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।